मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रियंक कानूनगो साहब, जो कि चेयरपर्सन हैं NCPCR के। साथ ही में मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद नादिर कासमी साहब, जो कि इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी में हैं, और मेरे साथी अब्दुल हई साहब, जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं आवाज़ द वॉइस के। आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहला सवाल प्रियंक जी आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने इसमें काफ़ी रिसर्च की है। ये एक ऐसा इशू रहा है जिसमें आपने काफ़ी इन डेप्थ गए हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वजह है कि गवर्नमेंट इतनी एफ़र्ट्स कर रही है और वो चाहती है कि जो मदरसे हैं वो मॉडर्नाइज़ किए जाएं, लेकिन हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के जो फंड्स होते हैं 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं हो पाते हैं। तो कहाँ पर बॉटलनेक कहाँ रह जाता है? देखिए, हम जब तक इंस्टीट्यूशंस को मद्देनज़र रखते हुए एफर्ट्स करेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमारी सोच के केंद्र बिंदु में जब बच्चे आएंगे तब सोच बदलेगी, तब उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ मामला बड़ा सीधा और सपाट है। भारत के संविधान का आर्टिकल 21A बच्चों को बुनियादी शिक्षा का मूल अधिकार देता है 6 से 14 साल की उम्र के बीच जी। और इसके लिए संविधान ये कहता है कि सरकार कानून बनाएगी और सरकार की जिम्मेदारी तय करता है भारत का संविधान कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा दिलवाने का वो काम करेगी। ऐसे में बच्चों को बुनियादी शिक्षा से महरूम रखकर हम किसी भी प्रकार की योजना पे काम करेंगे तो जो संविधान की आत्मा के अनुसार नहीं है उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी जी, ये सीधी सी बात है। जी जी बिल्कुल। तो हमने जो देखा वो ये पाया कि सारे बच्चे अगर कॉन्स्टिट्यूशनली स्कूल में जाना चाहिए तो जाना चाहिए। अब हम बच्चों को ये बोले कि वो अनमैप्ड मदरसों में, अनरिकग्नाइज्ड मदरसों में पढ़ रहे हैं, हम उन इंस्टीट्यूशन को रिकग्नाइज करेंगे या हम वहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि बच्चे किसी प्रकार बुनियादी तालीम हासिल कर लें, इससे हासिल नहीं होगा। हमको हर बच्चे को स्कूल में एडमिट करना पड़ेगा बुनियादी तालीम के लिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। हर राज्य सरकार को अपनी इस ड्यूटी को पूरा करना पड़ेगा। दीनी तालीम एक व्यक्तिगत विषय है और दीनी तालीम के लिहाज से बच्चों को मकतब में, घर पे, मदरसे में बुनियादी तालीम के घंटों के अलावा पढ़ाए जाने में किसी को कोई उज़्र नहीं है, किसी को कोई हर्ज नहीं है, कोई उस पर आपत्ति नहीं करता। लेकिन बच्चों को स्कूल तो पढ़ाना ही पड़ेगा, उसके बिना हल होगा नहीं। जी, आपसे मुफ्ती अहमद नादिर कासमी साहब, आपसे कि मेरा सवाल बनता है कि जब एफ़र्ट्स कर रही है गवर्नमेंट, और देखिए 3 तरह के मदरसे होते हैं, हम सब जानते हैं, जो अनएडेड होते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड, जो जी 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 प्लीज़ जी। देखिए, 3 तरीके के मदरसे इस वक्त मुल्क में हैं। एक वो मदरसे हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं जी, और रिकग्नाइज्ड मदरसे वो मदरसे हैं जिनके पास यूडाइस कोड है। रिकग्नाइज्ड मदरसे वो मदरसे हैं जो सरकार से किसी तरीके की इमदाद हासिल करते हैं। और यही जब हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की या मदरसों की मेन स्ट्रीमिंग की, तो यही वो मदरसे हैं जिनकी बातें स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। दूसरे मदरसे वो अनरिकग्नाइज्ड मदरसे हैं जो सरकार के पास ग्रांट मांगने गए, पर किसी कागज़ की कमी से, किसी इंफ्रास्ट्रक्चरल कमी के कारण उनको वो ग्रांट नहीं मिल सकी, तो वो अनरिकग्नाइज्ड हो गए। लेकिन कुल मिला के इन मदरसों की संख्या 20-25% से ज़्यादा नहीं है। जो असल में 75% मदरसे हैं वो तीसरा प्रकार है, और वो अनमैप्ड मदरसे हैं। यानी वो मदरसे जो ना कभी सरकार के पास गए और ना ही कभी सरकार उनके पास आई। और मेरी जो ये कमीशन की राष्ट्रीय बाल आयोग की रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट 4.5 साल के रिगरस मेहनत के बाद, काम के बाद, बच्चों के साथ बात करने के बाद, कम्युनिटीज़ में जाने के बाद, कंसल्टेशंस के बाद, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के अध्ययन के बाद ये बनी है। तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि 1,30,00,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने उनके बुनियादी हक से महरूम कर रखा और अनमैप्ड मदरसों में उनको पढ़ने के लिए डाल रखा है।
जी जी। तो इसमें आपसे मुफ्ती साहब पूछना चाहेंगे, क्या वजह है कि इतने बड़े तादाद में जो मदरसे हैं वहाँ पर बच्चे जा रहे हैं और उनसे एड भी नहीं ले रहे, और ना गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं ना गवर्नमेंट उनके पास जा पा रही है? क्या वजह है? कुछ एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि लोगों को लगता है कि नहीं, अगर सरकार हमारे पर हमें मदद करेगी तो हमारे हुकूक छीन लिए जाएंगे, हमारे पूरे करिकुलम चेंज कर दिए जाएंगे? ये क्या दिक्कत है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अब तक जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के बच्चों के ताल्लुक़ से सरकार को जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी उसके एजुकेशन सिस्टम पर, उसके समाजी डेवलपमेंट पर, उन बच्चों के हुकूक पर जितना देना चाहिए था, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, कोई भी सरकार अब तक रही हो, जैसी तवज्जो उसको देनी चाहिए थी। हकीकत ईमानदारी की बात यह है, ठंडे दिमाग से सोचने की, कि उस पर वैसी तवज्जो नहीं दी गई। सरकारों ने हमेशा मुसलमानों के मदरसों के नाम पर, जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जितने भी फंड्स मिले और जितने भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिले, हासिल हुए उसको, चाहे वो इलाहाबाद बोर्ड के ज़रिए से हुए हों, बंगाल बोर्ड के ज़रिए से हुए हों, असम में हुए हों, कहीं भी हुआ हो, उन मदरसों को मिले जो बोर्ड के मदारिस कहलाते हैं और गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं अटैचमेंट में है। असल बात ये है कि जो आज़ाद मदरसे हैं, जिन्होंने अब तक सरकार से किसी तरह की इमदाद हासिल नहीं की, बुनियादी तौर पर उनके तालीम का जो मकसद है वो अपने मुल्क के उस धारा से बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहते। मैं आपसे ईमानदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, और अगर कोई शख्स अगर ऐसा कहता है तो ये गलत इंटरप्रिटेशन है उसका। जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मुल्क की मुख्य धारा से कतई बाहर नहीं, और उनको, और ना ही वो इसके ख़िलाफ़ हैं कि जो हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक जितना एजुकेशन लाजिम है, जैसा कि इससे पहले भी जब हमारे यूपीए की सरकार थी तो यूपीए की सरकार में भी ये बात आई थी, मनमोहन सिंह के सरकार के ज़माने में, कि इतना तो 8वीं क्लास तक का जो एजुकेशन का निज़ाम था, अब वो चाहे उम्र के जिस मरहले में पहुंच जाए, चाहे वो 14 साल की हो और 12 साल की उम्र में हो, इतना लाजमी था। और एजुकेशन के, यानी मॉडर्न एजुकेशन के इस लाजमी को कभी भी मदरसे वालों ने इनकार नहीं किया। ख़ुद हम लोग मदरसा बैकग्राउंड से पढ़ के आए, गांव में थे, 5वीं 6वीं क्लास से गांव में पढ़ा, स्कूल में, फिर मदरसे में जब पढ़ा तो वहाँ पर भी ये तमाम की तमाम चीज़ें, हिंदी भी थी, इंग्लिश भी, हिसाब भी, सब कुछ था। तो ख़ुद वो मदरसे जो गवर्नमेंट से हिसाब वो नहीं लेना चाहते, वो उनके साथ भी अगर गवर्नमेंट अच्छा बर्ताव ये करे कि हम आपके अपने उमूर में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होगी, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सब्जेक्ट है, आपके किसी मजहबी उमूर में मुदाखलत नहीं होगी, आपको कुरान से नहीं भटकाया जाएगा, आपको हदीस से नहीं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि मुल्क में जो हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो चीज़ भी पढ़ाई जाए, और ये चीज़ भी पढ़ाई जाए तो कभी भी उनको एतराज़ नहीं होगा। अभी आपने एक्सप्लेन किया कि एक 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों की हमारी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उन बच्चों की पूरी देखरेख करे। अच्छा, अब सवाल यह है, करिकुलम की बात है, क्या उन मदरसों में जिन मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, या वो स्कूल वहाँ अवेलेबल नहीं है, माफ़ कीजिएगा, होंगे अवेलेबल, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ शिकायतें हैं स्कूल अवेलेबल नहीं है। अब उस बच्चे को 14 साल तक उसी मदरसे में पढ़ना है, तो एक तरफ तो यह है कि उस मदरसों में जो गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक जो इंतज़ाम किया जा रहा है, और उसके साथ साथ क्या दीनी तालीम का मतलब कुरान पाक पढ़ना है, क्या मतलब ऐसा नहीं हो सकता? ये क्या मना है कि वो बच्चे वहाँ पर कुरान पाक नहीं पढ़ सकते? ये मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो मैं आपको दुरुस्त करना चाहूँगा यहाँ पर कि पूरे मुल्क में वो एक जगह बता दें जहाँ शिक्षा का अधिकार कानून की दूरी के दायरे में स्कूल उपलब्ध नहीं है। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि 3 दिन के भीतर मैं खुद वहाँ पहुँच जाऊँगा, आप जो जगह का नाम लेंगे। शुक्रिया। फिर मैं आपसे वायदा करता हूँ कि तुरंत
वहाँ पे स्कूल का प्रबंध, जब तक स्कूल का प्रबंध नहीं होगा वहाँ के बच्चों को मोटर गाड़ी का, वाहन का प्रबंध, जिससे उनका स्कूल एडमिशन, स्कूल आना जाना हो सके, ये इंश्योर में 3 दिन के अंदर करवाऊंगा। इससे ज़्यादा कम समय सीमा की बात आपसे कोई कर नहीं सकता। तो आप मुझे एक जगह बता दीजिए पूरे मुल्क में। दूसरी बात आपने कही दीनी तालीम और दुनियावी तालीम एक साथ हो सकती है कि नहीं हो सकती। हमारे पास अनेक मुल्कों का ये एग्जाम्पल है, लेकिन जो ज़िद है वो गड़बड़ है यहाँ पे। अब ज़िद इस बात की, हम दारुल उलूम देवबंद की सीधी बात करते हैं, उनकी वेबसाइट पे वो ये लिखते हैं, मैं थोड़ी अलग बात कर रहा हूँ आपको, फिर वापस मुद्दे पे आऊँगा। जी जी। वो अपनी वेबसाइट पे ये लिखते हैं कि अगर किसी स्कूल में मेल टीचर लड़कियों को पढ़ा रहा है तो लड़कियों को वहाँ से निकाल लो। वो अपनी वेबसाइट पे ये लिखते हैं कि अगर किसी स्कूल में यूनिफॉर्म में टाई है तो वो क्रॉस का निशान है, इसलिए उस स्कूल से बच्चों को निकाल लो। वो अपनी वेबसाइट पे ये लिखते हैं कि अगर तुमने किसी बच्चे को गोद लिया है तो उसको वो हक और हुकूक हासिल नहीं होंगे जो तुम्हारे बायोलॉजिकल चाइल्ड को हासिल होते हैं। इनफैक्ट वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे पहले से कोई औलाद है और वो लड़की है तो वो उसके लिए महरम नहीं रह जाता। तो ये जो ज़िदें हैं, इससे बाहर आना पड़ेगा। आज भी ऐसे मदारिस हैं जो बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। आज भी ऐसे मदरसे हैं जो 30 बच्चों की क्लास में 2 डेस्क खाली छोड़ देते हैं कि जिन्नातों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये जो कमी है, ये कमी वहाँ है जहाँ एक नेक्सस बन गया है। और नेक्सस क्यों बना है, उसके पीछे बहुत सारे आर्थिक कारण हैं। मुफ्ती साहब प्लीज़ जो नहीं, मैं इसमें एक बीच में ये कहना चाहूँगा कि प्रियंक जी आपने जो बात की बहुत अहम है, ख़ास तौर से दारुल उलूम के कॉन्टेक्स्ट में भी आपने कहा उनका कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है, लेकिन आपने भी अपने कमीशन से भी कुछ उसमें एक्शन इनिशिएट किया था और इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है। जो मदरसे हैं, मतलब जो बड़े बड़े इदारे हैं, उनमें चल रहा है। उनको लगता है कि उनकी कोई कमी है तो उसको कमी पेशी दूर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो प्रियंक जी ने भी जिसकी बात की कि एक हट है दोनों साइड, लगता है कि दोनों के जो ब्रिज है वो नहीं बन पा रहा है। हालांकि जो मदरसे हैं उनको मॉडर्नाइज करने की कवायद आज से नहीं चल रही है। नरसिम्हा राव के ज़माने से एक कमेटी पूरी बाकायदा सेटअप की गई थी और बीजेपी ने बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाएगा। इसमें एक तरह से मैं देखता हूं कि सरकार का ही हित है। उसकी वजह यह है कि जब मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और वो उनको रोज़गार मिलेगा तो वो जीडीपी में ऐड करेंगे और देश में जो है निर्माण में वो काम करेंगे। लेकिन एक ये जो इनसिक्योरिटी का रहता है कि हम अगर उनसे मदद ले लेते हैं तो उनकी बहुत दखल अंदाजी हो जाएगी। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो भी तो सरकार की ही उससे चल रही है। जामिया की हम बात करें, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, उसको तो सरकार की एड है, बिना इनके कैसे चल सकते हैं। तो क्या यहाँ पर ऐसा हो गया कि जो मुस्लिम लड़के पढ़ रहे हैं या लड़कियाँ पढ़ रही हैं उनको बिल्कुल बदल दिया गया है? तो ये सोच हमारे बीच में क्यों रहती है कि मदरसों में अगर हम ये करते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाएगा? देखिए, असल बहुत वुसअत के साथ मदरसे के निज़ाम को और जो हमारा मॉडर्न सिस्टम है एजुकेशन का उसको समझने की ज़रूरत है और ईमानदारी के साथ। देखिए, हम लोग मुसलमान बहैसियत मुसलमान कभी भी इस बात की हम मुखालफत नहीं करते, और अगर किसी ने इक्का दुक्का अफराद ने अगर कैसी कोई मुखालफत अगर की भी हो तो उसको गिना नहीं जाता कि मुसलमान जो है जोग्राफिया ना पढ़े, मुसलमान फ़िज़िक्स ना पढ़े, मुसलमान कॉमर्स ना पढ़े, मुसलमान साइंटिस्ट ना बने। हकीकत बात तो यह है कि तारीख़ इंसानी में जब तक का जो हमारा तहज़ीबी है, इन तमाम उलूम फ़नून के अंदर जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन मुसलमान साइंटिस्टों का है, शायद आलमी लेवल पर अगर आप देखें तो उतना किसी दूसरी कौम के लोगों का है भी नहीं। वो क्यों? उनके चाहे वो जामिया अज़हर से पढ़े हुए हों, इजिप्ट में पढ़ा हो, अलीगढ़ में पढ़ा हो, जामिया मिलिया में पढ़ा हो, या किसी दुनिया की चाहे वो कुर्तुबा में पढ़ा हो या
टर्की में पढ़ा जी। हूँ, लेकिन बड़ा कंट्रीब्यूशन एक साइंस को डेवलप करने में। तो इससे ये इल्ज़ाम देना कि मदरसे के लोग जो है इसकी मुखालफत करते हैं, ये सरासर मदरसों पर इल्ज़ाम है। लेकिन मैं अपने भाई साहब का, चूँकि वो इतनी सारी जो बातें कह रहे हैं वो यकीनन हमसे हमदर्दी में कह रहे हैं, चूँकि वो हमारे देश का और हमारे भाई का हिस्सा है। देखिए, किसी चीज़ को जिसको इस्लाम ने और हमारी शरीयत ने सामाजिक तौर पर जीने और रहने के लिए जो हमारे उसूल बनाए हैं, हम अपने मुसलमान होने की हैसियत से हम उस उसूल के पाबंद हैं, चाहे किसी भी कौम को वो अच्छा लगे या ना लगे। साफ बात, मिसाल के तौर पर हमारा एक उसूल है महरम और गैर महरम का। कुरान ने उसको महरम और गैर महरम के उसूलों के ज़ाब्ते में रखा है, आपको चाहे अच्छा लगे या ना लगे। अगर 14 साल की कोई बच्ची अगर हो जाती है तो कोई मर्द उसको जिससे उसका शादी करना जायज़ है, जब तक कि वो शादी नहीं, उसे नहीं देख सकता, उसके साथ टच करके बैठ नहीं सकता, उसके साथ वो बात। तो ये एक उसूल मजहबी है। तो क्या 14 साल की उम्र में उस बच्चे तो को पहले घर से निकाल देंगे जिसको गोद लाए थे? तो पहले पूरी बात तो सुन ले। हाँ। ये उसूल है मजहबी हमारे, मैं कहना चाहता हूँ, और ये दुनिया के हर मज़हब के उसूलों में है। बहुत से, मैं खुद आपका एग्जांपल देता हूँ, बहुत से हमारे सनातन धर्म के उसूलों में, परंपराओं में जिस चीज़ को उसको मजहबी तस्वुर किया जाता है, आज मैं अगर उसका मुतालबा करूँ कि आप उससे हट जाइए, तब तो आप हमारे साथ बैठ सकते हैं, और ना हम आपको इसे हटा हुआ समझेंगे, तो क्या उसको आप तस्लीम कर लेंगे? बिल्कुल, संविधान के खिलाफ अगर हम कोई बात कर रहे होंगे, आप हमें बताइए, हम हट जाएंगे? नहीं होगा। तो ये होता है क्या कि जो चीज़ें मजहबी हैं, आप उसको न तो किसी को उस पर एतराज़ का हक़ बनता है, क्योंकि मजहबी मामला है, और हर शख्स को इस मुल्क की ये खूबसूरती है कि आप अपने मज़हब पर रहते हुए जो मेरे मुल्क के तकाज़े हैं आप उसमें आगे बढ़िए, और अगर जो नहीं है तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात जो है, हमारे भाई ने कहा कि जिस तरह से मदरसे का निज़ाम है, अगर उसके निज़ाम को मैं तो कहता हूँ, आपने कहा कि अगर कहीं पर अगर इंतज़ाम नहीं, मैं आपको एतराज़ करता हूँ। आप सर्वे कर लीजिए दिल्ली का, आप सर्वे कर लीजिए सीलमपुर का, आप सर्वे कर लीजिए पूरे हिंदुस्तान से, दिल्ली से बाहर के सूबों का, कि एक मोहल्ले में कितने बच्चे हैं और कितना स्कूल है। मुफ्ती साहब, मैं आपसे बड़ी ही वो तो बाद में आप जवाब दीजिएगा ना, कि ये बात जो आप कह रहे हैं सर्वे करने का, सर्वे हर साल होता है, सरकार के पास जीपीएस मैपिंग है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, आप वो जगह बताइए जहां आपको स्कूल चाहिए, हम 3 दिन के अंदर व्यवस्था करेंगे। मैं तो देखता हूं कि बच्चे आवारा फिर रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए जगह बताइए ना, चाहे बदर। देखिए, वो प्रियंक जी ने कहा है कि उसमें आप जगह बताइए, वो पर्सनली जाएंगे वहां पर उसको करेंगे। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जहाँ मुसलमानों तो वो जिम्मेदारी आप ये नहीं कह सकते कि स्कूल नहीं है इसलिए हम बच्चों को स्कूल से महरूम रखेंगे। मुफ्ती साहब, प्रियंक जी, एक मिनट, सरकार की जिम्मेदारी है, आपका नागरिक होने के नाते आर्टिकल 51 उनको चाहिए ना, आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन ये आपसे गुजारिश करता है, आपके दायित्व बताता है कि बच्चों का स्कूल में दाखिला कराएं। अगर कोई जगह ऐसी आपको लगती है जहां स्कूल उसके नजदीक में नहीं है तो आप बताइए। मैं तो सैकड़ों ऐसे स्कूल, बताइए, मैं कल आऊंगा आपके। मैंने आपकी बात सुन ली। हम स्कूलों में हम तो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को लेके जाते, चाहे हम लाजपत नगर चले जाए, साहब हमारे यहाँ सीट अवेलेबल नहीं है। आप प्लीज, अगर हम चले गए जहाँ बटला हाउस के सीनियर सेकेंडरी, साहब हमारे यहाँ तो सीट ही अवेलेबल नहीं। देखिए मुफ्ती साहब, वो बहुत हजरत कह देना बहुत आसान है, मुफ्ती साहब, लेकिन जो रियलिटी है वो नहीं है। सेक्रेटरी को आपके सामने लाके खड़ा करेंगे, आप स्कूल का नाम बताइए। जो रियलिटी, देखिए इसमें मुफ्ती साहब, इसमें जो बात है जो हम इस वक्त कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात की कि मुस्लिम स्कॉलर्स रहे, और देखिए सीख जो है ना, वो सीख हमेशा रहती है। मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी सीखा है, उन्होंने भी ग्रीस से सीखा, उन्होंने भी यूनान से सीखा है, उसके बाद वो हुआ है। सीखने की कोई वो नहीं है। इज्तिहाद जो होता है, इज्तिहाद में भी हमें ये कहा गया है कि अपने आप को आप इवॉल्व करिए जहाँ आप कर सकते हैं, मतलब कुरान के दायरे में रह के आपको इज्तिहाद करना है। तो हमें वक्त के साथ चलना जो है वो दरकार है, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में यही आलम है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा अब्दुल हई साहब, के कई मदरसे वाकई में ऐसे हैं
जो एक अपनी नज़ीर बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रियंक जी, जहाँ से बच्चे जो हैं वो यूपीएससी क्लियर कर ले रहे हैं, वो अपना निज़ाम कैसे चलाते हैं, वो कैसे अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, देखिए जो बड़े मदरसे हैं, ख़ास तौर से दारुल उलूम है देवबंद, नदवतुल उलमा है, या बनारस में मदरसे हैं, और लखनऊ में बहुत बड़े बड़े मदरसे हैं, उन मदरसों के बच्चे जब वो आ जाते हैं, छोटे होते हैं, उसके बाद फिर वहाँ आके वो ग्रेजुएशन वगैरह वहाँ से निकल के करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। फिर यूनिवर्सिटी में जाके, जैसे अभी हम लोग मुफ्ती साहब से बात कर रहे थे, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद फिर वो वहाँ की आर्ट में तालीम में जाते हैं। उसके बाद फिर वो मुकाबले के हिस्सा लेके उसमें आर्ट साइड में जाते हैं, फिर वहाँ तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद फिर वो तैयारी करते हैं और तैयारी करके एग्ज़ाम में बैठते हैं। अब उसमें बहुत से बच्चे ज़हीन होते हैं। बात दरअसल यही हो रही है मुफ्ती साहब, मैं यहाँ पर आपसे भी अर्ज़ करूँगा कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की, कि मदरसों का माहौल ऐसा किया जाए, जैसे आपने फरमाया अभी कि 14 साल तक बच्ची को बाहर नहीं, उसके बाद ही निकलना चाहिए, उस वक्त तक नहीं, जब तक कि वो इस लायक ना हो जाएगी भाई शरीयत में जो बताया गया है। तो ठीक है, 14 साल तक मदरसे में पढ़ेगी वो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो दीनी तालीम बच्चों को 14 साल तक या 10 साल तक या 15 साल तक पढ़ा रहे हैं, उन मदरसों में जो मैप्ड भी नहीं है, तो कहने का मतलब यह है कि उन बच्चों का वक्त ख़राब हो रहा है। उन बच्चों का जो उनको जिस तालीम को उन्हें हासिल कर लेना चाहिए था हाई स्कूल में, वो हाई स्कूल में नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ दीनी तालीम या मजहबी तालीम या सिर्फ अखलाकी तालीम ही पढ़ के वो 10वें के बाद फिर जो है 11वें में जा रहे हैं। या हमारी जो नई पॉलिसी अब आ रही है आदिल साहब, नई पॉलिसी जो हमारी है, अगर हमने अभी तक मदारिस ने नई पॉलिसी पर कोई वो नहीं बनाया, अपना प्रोग्राम, कोई एजेंडा नहीं बनाया कि नई तालीम जब नाफिज हो गई है इस साल से 2021 से, तो अपने निसाब को, अपने करिकुलम को हम उसके मुताबिक ढालें, ताकि हमारे वो बच्चे जो मदरसे से भी पढ़ के आए, मैं कहता हूँ न भेजें उन्हें स्कूलों में, लेकिन वो मदरसे से ही पढ़ाएं, लेकिन उसको कंप्लीट तो कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो काफ़ी पीछे रह जाएंगे। प्रियंक जी, आपसे ये सवाल है, एक तो एजुकेशन पॉलिसी को भी लेकर जो भाई साहब ने कहा, उसके अलावा कई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें क्या आ रहा है कि जो मदरसे से बच्चे पढ़ के आते हैं, उनमें जैसे AMU हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, उसमें उनके एडमिशन का प्रोविज़न है, या तो ब्रिज कोर्स होता है या उनको रिकग्निशन दे देते हैं। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हिंदुस्तान में जो हमारी और यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे कुछ इस तरह का प्रावधान किया जाए, ताकि जो बच्चे हैं जो पढ़ के आ रहे हैं मदरसों में, उनमें इंक्लूसिविटी आए, उनको भी एक मौका मिले, जिस तरह से और बच्चों को मिलता है वैसे ही कम्पीट कर सकें, वो एग्ज़ाम दे सकें, रिटन ज़रूरत है तो? सबसे पहली शुरुआत ये होगी कि 6 से 14 साल का जो संविधान ने जी प्रावधान किया है उसका पालन करना। अब पूरी दुनिया में हर मुल्क ने, इनफैक्ट इस्लामिक कंट्रीज़ ने अपने मदरसा करिकुलम को समय के साथ सुधारा है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस्लाम में इंसेप्शन के तत्काल बाद से जितने रिफॉर्म्स हुए हैं, उतने रिफॉर्म्स किसी और मज़हब में कभी हुए ही नहीं। ये मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इस्लाम के रिफॉर्म्स को खुद आप देखें कि इस्लाम ने खुद को कितना रिफॉर्म किया, समय के साथ बदला। भाई हमने नमाज पढ़ने की दिशा बदली समय के साथ, बहुत पहले की बात है, 1400 साल 1300 साल पहले की बात। हमने इस्लाम में कई सारे रिफॉर्म्स किए और हमने ये तय किया कि अब खलीफत नहीं चलेगी। इस्लामिक रिफॉर्म था कि नहीं था? किया। सन 1690 के आसपास, मैं हो सकता है सन में कुछ कंफ्यूज जी, औरंगजेब मौलाना निज़ामुद्दीन को पर्शिया से भारत लाके लखनऊ के फिरंगी महल में रखते हैं और बोलते हैं कि एक निज़ाम बनाओ, एक करिकुलम बनाओ मदरसों के लिए। उसको दरसे निज़ामिया कहा गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारत इकलौता ऐसा देश है, या भारतीय उपमहाद्वीप कह लें, भारत, बांग्लादेश ने तो रिफॉर्म कर लिया, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान जी, जो पिछले 400 साल लगभग हो गए उसको बदलने राजी नहीं। बाकी आप देखिए
मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में वहाँ इस्लामिक एजुकेशन मैंडेटरी है, लेकिन फंडामेंटल एजुकेशन के साथ। हम पूरे भारत में जिन अनमैप्ड मदरसों की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके बच्चों को हक नहीं है कि वो जाके बुनियादी तालीम ले सकें, पूरे देश के सबसे गरीब बच्चे उन मदरसों में। एक भी ऐसा बच्चा मुझे उन मदरसों में नहीं मिला, मैंने पूरे देश के ऐसे मदरसों में विजिट किया है, जिसके पास ये अवसर हो, ये अपॉर्चुनिटी हो कि वो स्कूल भी जा सकता हो, लेकिन वो मदरसे में गया। बिहार के, बंगाल के, उत्तर प्रदेश के बच्चों को ला के दिल्ली और यूपी में रखा हुआ, 15-15, 10-10 बच्चों को दड़बे नुमा कमरों में बना के आप क्या हासिल कर लेंगे। इन बच्चों के नाम पे करोड़ों रुपए की फंडिंग्स आ रही हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुफ्ती साहब बैठे, पूरा सम्मान करूँगा, लेकिन हमको वो फंडिंग पैटर्न्स भी मालूम है। हम ये पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि भारत के मदरसे विदेशी फंडिंग का कोई लफड़ा हफड़ा इस तरीके की बात नहीं। देश में ही देश का गरीब से गरीब मुसलमान अपनी कमाई का एक हिस्सा उन बच्चों के नाम से देता है जो मदरसे में पढ़ रहे हैं। अगर वो पैसा ही उनके नाम पे खर्च हो जाए ना, तो बच्चों का भविष्य समझ जाए। वो पैसा भी पूरा उन बच्चों के नाम पे खर्च नहीं हो रहा, जो इस देश का सबसे गरीब मुसलमान भी अपनी खून पसीने की कमाई में से निकाल दे रहा है। जी, बिल्कुल, ये बहुत अहम एक आपने मुद्दा कहा, क्योंकि मदरसों में एक बहुत बड़ा पहलू ये भी है कि उसमें उसका एक सोशल वेलफेयर का भी एक एंगल है। वहाँ पे इतने यतीम बच्चे जो हैं उनको एकोमोडेट किया जाता है, ये अपने में बहुत बड़ी बात है, और इसका भार जो है किसी और पे नहीं डाला जाता। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में एक पहल हुई है कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाएगा, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल है, और हर हिंदुस्तानी को उस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि वो मुल्क का कौमी तराना गाए। लेकिन जो ये एक डेफिसिट है, जो एक ट्रस्ट का डेफिसिट है, और या फिर कहें इनिशिएटिव जो है, उसमें कहीं दोनों ओर से कमियां हैं, चाहे वो उलेमा हो या फिर वो सरकार हो। एक ब्रिज बनाने की ज़रूरत है, ताकि ये जो सैकड़ों की तादाद में बच्चे हैं जो मदरसों में हैं और उनको वो अवसर नहीं मिल पा रहा है जो उनको और मिल सकता है, उनको और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और जिसके चलते वो आगे देश के निर्माण में काम आएँ और आगे अपनी तरक्की करें। जिस तरह से AMU या जामिया मिलिया इस्लामिया के जो स्टूडेंट्स हैं पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, कोने कोने में वो वहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ मैं अपने जो मेहमान हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्रियंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। मौलाना साहब आपका भी, अब्दुल हई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद दोनों तरफ से ही पहल होगी, ताकि जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसास की बात है वो दोनों ही तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में कुछ संकोच है, वो दूर हो जाएगा। धन्यवाद।